नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर यूपीएससी पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। हिस्ट्री का, पॉलिटी का पहले ही यूपीएससी पीवाईक्यू कंप्लीट है। यूपीएससी पीवाईक्यू एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोस पहले के मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया था। मिडिवल हिस्ट्री के थोड़े बहुत सवाल हैं वो बाकी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आज से मैं एमसीक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू को शुरू कर रहा हूँ। पीटी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल इससे भी पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल भी पूछे जाते हैं। उसके एमसीक्यू भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन बिहार स्पेशल को छोड़कर जो इतिहास है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें यूपीएससी पीवाईक्यू की भूमिका बढ़ गई है। स्टेटमेंट आधारित सवाल जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और इसका पीडीएफ आपको 1-2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी पढ़ें स्पेक्ट्रम बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बुक वही होती है। 12th की एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की शानदार बुक है। 1857 के बाद का जो इतिहास है उससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले का मॉडर्न हिस्ट्री इरेलेवेंट है, ऐसा नहीं है। उससे पहले के मॉडर्न हिस्ट्री को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घटना चक्र के एमसीक्यू से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, आधुनिक भारत। और कृपया करके सभी सवालों को रोक करके अटेम्प्ट कीजिए, गलती कीजिएगा। यहाँ पर जितनी गलती एग्जाम में उतना ही राहत। पहला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है तो बंगाल विभाजन के पश्चात जो है, बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में और पूरे देश में हुआ था, जिसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। महाराष्ट्र में उसको तिलक ने नेतृत्व प्रदान किया। दिल्ली में जो सैयद हैदर रजा थे उन्होंने नेतृत्व किया। दक्षिण में इसको तमिलनाडु के इलाकों में सी राजगोपालाचारी जी ने नेतृत्व दिया। और बंगाल में आपको पता ही है अरविंद घोष और जैसे कई सारे क्रांतिकारी शामिल थे। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ उसके बारे में सवाल है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये सवाल पूछा जा सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा सवाल था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। 1906 में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ईस्वी को मैच करने के लिए आपको दे सकता है। स्वदेश की और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? कब सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को अपनाया गया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दौरान। बहुत ही आसान सवाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसी में सबसे पहली बार इसका अपनाया गया था। 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। विभाजन का तर्क था कि तात्कालिक बंगाल, जैसे बिहार उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी विस्तृत है। इसका प्रशासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको बांट दिया गया। लेकिन दरअसल में वो विभाजन हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन का जन्म स्वदेशी आंदोलन से शुरू होता है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। और बाद में इस फैसले को वापस भी ले लिया गया। अगला सवाल है, निम्न से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ये यूपीएससी का सवाल है, 2015 ईस्वी का सवाल है। नरम दल और गरम दल, इनका जो विभाजन हम कांग्रेस की फूट पढ़ते हैं 1907 की सूरत विभाजन जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका कारण मैंने कई बार आपसे लिखवाया है GS1 के दौरान। तो उसमें एक कारण स्वदेशी आंदोलन को भी माना जाता है, क्योंकि जो नरम दल के लोग थे वो मानते थे कि इसको बंगाल के बाहर हमें प्रचारित नहीं करना है, जबकि गरम दल के जो लोग थे वो मानते थे कि हमें इसको पूरे देश में प्रसारित करना चाहिए। बंगाल का इशू पूरे देश का इशू होना चाहिए। और बाद में इस चीज़ पर मुहर भी लगी गांधी जी की, जब उन्होंने क्या बोला कि चोरा चोरी कांड केवल एक छोटे से हिस्से का कांड नहीं बल्कि पूरे देश पर इसका असर पड़ना चाहिए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यानी कि गांधी जी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से आगे जाकर सहमत हुए, इस तर्क से कि कोई भी आंदोलन पूरे देश का आंदोलन होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का परिणाम स्वरूप विभाजन माना जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई, गरम दल और नरम दल। विवाद का मुद्दा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में गरमपंथियों द्वारा पारित कराए गए 4 प्रस्ताव थे। पहला था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित था। स्वराज शब्द से संबंधित था। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भीष्म पितामह भी कहा जाता है।
1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों धड़ों का एकीकरण हो गया। अगला सवाल देखिए बंधुओं क्या है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम, इसमें से क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिवेशन को निराकृत किए जाने तक और उसके पश्चात बंगाल विभाजन जो है उसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। 64वीं बीपीएससी वालों ने यही सवाल पूछ लिया था, डेट पूछ लिया था, है ना। भारत को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ, अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ है, जुलाई में उसको लागू किया गया है, ठीक है। किंतु बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन कर उसे हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की थी। 1905 विरोध प्रदर्शन हुआ था, 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, इसको जरा सभी लोग हल करेंगे, वीडियो पॉज करके गलती करेंगे कि देखेंगे क्या है इसका उत्तर। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858, यही सवाल कॉपी पेस्ट हो सकता है आपके एग्जाम में, फिर वहां पर आप तारीख गिनेंगे। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग कर दिया उन्होंने कि किसी भारतीय राज्य को हम ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, कौन कौन से उसकी उद्घोषणा में शामिल थे महारानी विक्टोरिया के? इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा शामिल है, तीसरा गलत दिया हुआ है। 1857 ईस्वी क्रांति के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम के रूप में कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1857 का परिणाम लिखा के मैं थक गया हूँ। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, छोटा सा मिस्टेक एग्जाम में 1 नंबर खा जाएगा आपका। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इससे स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस दिया गया, उनको दिया गया भाई आप गोद ले सकते हैं अपना संपत्ति, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों की संरचना और अनुपात में बदलाव किया गया। पहले क्या होता था, 5 भारतीय सैनिक पर 2 यूरोपीय सैनिक होते थे, अब इसको कर दिया गया 3 यूरोपीय पर क्या होगा, 2 यूरोपीय सैनिक होंगे। इस अनुपात में भी परिवर्तन किया गया था। अनुपात एक बार देख लीजिएगा, मास्टर गलत हो तो करेक्ट कर सकते हैं, मास्टर करेक्ट होने में कोई संदेह नहीं लगता है। गदर क्या है? दिल्ली में अगर म्यूजियम घूमने गए होंगे, लाल किला म्यूजियम, तो वहाँ पर भी आपको गदर आंदोलन के प्रमाण, चिट्ठियाँ, पत्र पत्रिकाएँ सब कुछ दिख जाएंगी। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब 1925 में ना कौन है तो आपको पता होगा कि मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित, है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये यूपीएससी का सवाल है। ये 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। लाला हरदयाल थे इसके संस्थापक। लाला हरदयाल से कौन सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं भारतीय आंदोलन में? तो सरदार भगत सिंह, ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेज स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजों के नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पूछा गया है। जरा इसका उत्तर बताइए। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया गया। इल्बर्ट बिल में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाएगी अयोग्यता को हटाया गया, यानी कि भारत के न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर भी फैसला सुना सकते हैं। अगला है आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद है कि भारतीय न्यायाधीश यूरोप के लोगों के लिए भी फैसला सुना सकते हैं और इसको लेकर
भारी विरोध हुआ। रिपन इसका समर्थक था, लेकिन भारी विरोध स्वरूप इसको वापस ले लिया गया। तब जाके भारतीय लोगों को पता चला कि हमें कितना ज़्यादा हीन समझते हैं ब्रिटिश लोग, इसका उत्तर सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है आपको, हो सकता है यही सवाल पूछ ले। अगला सवाल पर चलते हैं। बता दिया मैंने इसका मर्म क्या था। देखिए, ये यूरोपियों के नस्लवादी चरित्र को दिखाता है। हमें पता चला कितने रेसिस्ट हैं ये लोग। कौन? तो उस समय का ब्रिटिशर्स। एनी बेसेंट जी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। होम रूल आंदोलन का प्रभाव प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा तो सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। कर्नल ऑरकॉट जो हैं उन्होंने इसका स्थापना किया था। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की उन्होंने। मद्रास में याद रखिएगा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना। सुशासन यानी कि डोमिनियन स्टेटस। हम अपने यहाँ पर शासन करेंगे, लेकिन ब्रिटिश हमारे ही सर्वे सर्वा होंगे। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम बाहर की महिला हैं। भारतीय महिला प्रथम सरोजनी नायडू जी हैं, लेकिन प्रथम महिला है सरोजनी कौन? तो एनी बेसेंट जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। अगले साल का सवाल हो सकता है यही पूछ ले कि कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। मॉन्टेग्यू ने 1917 में उत्तरदायी शासन प्रदान करने वाला एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कराया। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा कर दी। होम रूल आंदोलन तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। जरा देखिए क्या है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। किस चीज़ को लेकर उनकी देन थी? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उत्तर निकालने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। शोषण क्या है ये भारतीय लोगों को नहीं पता था। ये बताने का काम भी दादा भाई नौरोजी ने किया हमें, जब उन्होंने बताया कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या की है दादा भाई नौरोजी जी ने। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। सामाजिक बुराई पर निराकरण के लिए भी उन्होंने बातचीत की। क्या? पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। ये सब काम तो अच्छे हैं, लेकिन इनको दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया। वो अभिजात्य वर्ग से बिलोंग करते थे। सामाजिक शोषण और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने आर्थिक शोषण की बात की। वो तो ब्रिटिश रूल के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश लिखा। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश का जैसा रूल होता है वैसा भारत में नहीं है, अन ब्रिटिश तरीके का रूल है भारत में। यहाँ पर शोषण हो रहा है लोगों का। पहला आंसर हो जाएगा। ये उदारवादी कांग्रेस से संबंधित है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया उन्होंने। 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार उन्होंने ये बताया कि भारत का ही धन भारत से बाहर जाता है और फिर वो ऋण के रूप में भारत में वापस आ जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2021 यूपीएससी का सवाल है ये। 2021 यूपीएससी का 8 अगस्त को क्या हुआ था भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आईएससी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव जो पारित किए जाने थे उसको स्वीकार किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को आईएससी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगले दिन पता ही आपको क्या हुआ था, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हो गया था। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? कौन है इनमें से? तो मोहनदास करमचंद गांधी। यरवड़ा जेल पूना में गांधी जी ने भारतीय धार्मिक गीति काव्य का अनुवाद अंग्रेजी में सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन के नाम से किया था। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। किसने इसका अनुवाद किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश के
मदनपल्ली के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए क्या है, ये क्यों जाना जाता है आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसीलिए इस जगह को नाम जाना जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद मदनपल्ली चित्तर आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा स्थापित में किया था। इसकी धुन भी उसी समय उन्होंने बनाई थी। उस समय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शिक्षाविद जेम्स हेनरी कजिन की पत्नी मार्गरेट कजिन ने जनगण मन को संगीतबद्ध किया था। ये सारे फैक्ट ध्यान में रखिएगा। कभी बीपीएससी का अगर घूम गया दिमाग तो क्या पता वो यही सब पूछ ले, जो ट्रेंड है उसका, उसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता के बारे में। देखिए इसका उत्तर जो है वो सही से नहीं निकल पाया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था बाद में यूपीएससी ने इस सवाल को। क्यों बाहर किया था उन्होंने? क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सिविल डिसओबीडियंस जो था, जिसमें 1930 के आसपास में जो भारत में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसका क्या नाम था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो, जिसको इन्होंने असहयोग आंदोलन यहाँ पर लिख दिया था, जिसके कारण से बाद में इस सवाल को मूल्यांकन से हटा दिया गया था आयोग के द्वारा। देखिए गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस समझौते में निम्न बातें थीं, यही पूछा गया था यहाँ से। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हिंसा में शामिल कैदियों को रिहा नहीं करना था, इसीलिए भगत सिंह जो फांसी दिया गया उनको रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस अधिवेशन में ये जो समझौता था इसमें केवल अहिंसक कैदियों को छोड़ने की बात की गई थी। ठीक है। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु जनता की जांच समिति बनाने की गांधी जी ने मांग की थी। इसका जिक्र समझौते में भी किया गया था, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। और गांधी जी की आलोचना भी इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें गांधी जी ने प्रयास नहीं किया उन तीनों कैदियों को छुड़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भगत सिंह और जो भी क्रांतिकारी बंद थे, उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ था कि हम अपना बलि प्रदान देंगे, इस देश के लिए देंगे और मृत्यु को स्वीकार करेंगे। और उससे भारत में क्या होगा, तो लोगों में जागृति आएगी आंदोलन को लेकर। अगर आप भगत सिंह जी का किताब पढ़ेंगे ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें इस चीज़ का जिक्र उन्होंने खुद ही किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस समझौते को ध्यान रखिएगा। भारत और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंटेंचर्ड लेबर के प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। चेम्सफोर्ड के समय की बात हो रही है ये। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्या औपनिवेशिक शासकों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अवैध घोषित किया गया था? बारीकी से पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दांडी मार्च के दौरान 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, जबकि भारत को स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती का प्रस्ताव का समर्थन किया था। गांधी जी को कई सारे लोग ब्रिटिश सार्जेंट भी बुलाने लग गए थे, क्योंकि वो समर्थन कर रहे थे कि भाई ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाओ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद था कि इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज हमें थोड़ी सी स्वायत्तता दे देंगे। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में मददगार थे। 1894 गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया था। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है जिसमें आपको कालक्रम में लगाना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर यानी कि विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सबसे पहले आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कब हुआ है? 1931 में हुआ है। उसके पश्चात क्या आ जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ है? 1942 में हुआ है। और इंडियन नेवी का विद्रोह कब हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह तो 1946 में हुआ था।
ओके। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था बंधुओं? तो भारत सरकार व देशी रियासत के बीच में संबंध सुधारने को लेकर बटलर कमेटी का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल, अब ये क्या बोल दिया है मैंने, नरेंद्र मंडल का नाम आप जानते हैं। नरेंद्र का तात्पर्य होता है राजा महाराजा वगैरह जो थे उस समय, उनकी बात कर रहे हैं। इनका मंडल बनाया गया था। 1919 एक्ट में प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नरेंद्र मंडल बनाएगी और जो देसी रियासत हैं उनके राजकुमार राजाओं से बातचीत करने के लिए एक छोटा सा कमेटी गठित किया जाएगा। नरेंद्र मंडल का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिएगा। 1927 में बटलर कमेटी भी इसीलिए बनाई गई थी कि देसी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच में रिश्ते अच्छे रहें। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका जरा उत्तर निकालिए वीडियो पॉज करके। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, सही है या गलत? रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पहला, और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। रॉलेट सत्याग्रह बहुत पहले हो गया था और साइमन कमीशन तो 1927 में आया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर में सी राजगोपालाचारी जी थे। तंजौर में सी राजगोपालाचारी जी थे। तंजौर तमिलनाडु में है। तंजौर तंजावुर तमिलनाडु राज्य में है, जहाँ सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। ये भी पूछा जाता है। तिरुचिरापल्ली जिसको कहा जाता है, यहाँ से वेदरायण तक की यात्रा की थी उन्होंने, और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान भी संगठित किया था। समन्वय आंदोलन गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ हुआ था। कितने दिनों की यात्रा थी? ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा आपसे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। पश्चिमोत्तर प्रांत पेशावर में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ उनका। बम्बई में इसका केंद्र बिंदु धरासना था, जहां पर सरोजनी नायडू महत्वपूर्ण नेत्री थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। और धरासना में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था भारतीय लोगों को। देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन चलता रहा। बंगाल में मिदनापुर, ओडिशा में बालासोर, पुरी, कटक आदि तथा असम में सिलहट में इस आंदोलन का केंद्र रहा। बिहार में भी रहा है। अगला सवाल है बंधुओं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? एग्जाम में भी पूछेगा, फिर वहां पर आपको आएगा नहीं। क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? बहुत आसान सवाल पूछ लिया है ये तो, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा, आज भी, उस समय की कांग्रेस अलग थी, आज की अलग है। पहली बात तो इस संदेह को दूर कर लीजिएगा। चुनाव में भले ये लोग बोल देते हैं कि हमने भारत को आज़ाद करा, ये वो सो, उस समय की कांग्रेस एक प्रतिशतात्मक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पितृत्व संस्था थी। यानी कि भारत में जितनी पार्टियों का जन्म हुआ है सबका कांग्रेस से ही जन्म हुआ है। तो आज़ादी से पहले भी कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है जिसका उससे संबंध ना के बराबर में है, उसका अधिवेशन दिसंबर में ही होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर में ही गठन भी हुआ था, पता ही होगा आपको। कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ था। 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के किनारे हो रहा था अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में स्पष्ट किया गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अतः पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति एकमात्र ध्येय है। लेकिन जो इतिहासकार हैं और जो सब लोग मानते हैं कि इससे पहले 1929 से पहले भगत सिंह के नेतृत्व में नौजवान भगत सिंह के पीछे चलने लग गए थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने नारा दिया था कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वशासन नहीं लेंगे, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो कांग्रेस को ये फील हुआ, अगर आप भगत सिंह मूवी भी देखेंगे उसमें ही बताया गया है कि हम भी इस लक्ष्य को अपनाते हैं, और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने इसका ऐलान किया था। इसका उत्तर पता ही है आपको। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन का क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको आंदोलन हुआ। और फिर लाला लाजपत राय जी को मारा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद भगत सिंह वगैरह बदला भी लेते हैं। 1927 में गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों को यह गलत लगा कि हमारे भविष्य का फैसला हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन का विरुद्ध जन आंदोलन हुआ। शेष विकल्प ए बी डी में भारतीय जन आंदोलन का साइमन कमीशन विरुद्ध होने का कोई कारण नहीं है। ए बी डी तो गलत ही है।
साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। ध्यान से सुनिएगा। साइमन कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था। इसने निम्न सिफारिशें की। अब अगली बार सवाल कहाँ से बनेगा? साइमन कमीशन की कौन कौन सी सिफारिशें हैं, देखिए जरा ध्यान से। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाए। प्रांत में, जैसे देश है अभी भारत, प्रांत है उसका बिहार, तो बिहार प्रांत के लिए इन्होंने बोला, प्रांतों के लिए बोला कि द्वैध शासन की समाप्ति हो और उत्तरदायी शासन हो। संघीय संविधान का निर्माण हो। संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी साइमन कमीशन ने। ध्यान रखना गुरु इस चीज़ को। केंद्र में अभी कोई उत्तरदायित्व तो भारतीयों को प्रदान न किया जाए। सेंटर में भारतीयों को कोई चीज़ शासन में शामिल मत करो। बर्मा को भारत से विलग किया जाए। उड़ीसा एवं सिंध को आंध्र प्रदेश अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। उड़ीसा को भी अलग किया जाए, सिंध को भी अलग किया जाए। सिंध पहले महाराष्ट्र प्रांत का भाग था, बम्बई प्रांत का भाग था, और बर्मा को भी भारत से अलग किया जाए। ये सब किसने बोला था? साइमन कमीशन ने, जिसके पश्चात आपको पता है कि उड़ीसा को बाद में अलग कर दिया गया और सिंध को भी अलग किया गया और बर्मा को भी अलग किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव, मार्च 1942। डेट इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पूछेगा। क्रिप्स मिशन आया, इससे बात नहीं बनी। उसके बाद गांधी जी ने बोला करो या मरो, क्योंकि जापानी भारत पर चढ़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो, हम भारत का ध्यान रख लेंगे, भारत छोड़ दो तुम, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गांधी जी का इसमें स्वरूप ही अलग हो गया था और उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों, आपके पास ये आखिरी मौका है, या तो कर जाओ या तो मर जाओ। इसका मतलब था कि जो इच्छा है वो करो, बस ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर खदेड़ना है। ठीक है, तो गांधी जी अलग स्वरूप में आ गए थे। मेंस में कभी इस पर मैं एनालिटिकल सवाल आपसे करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते बंधुओं। अगला सवाल देखिए क्या है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना, यही रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का ही विरोध हो रहा था कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग में, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों विरोध कर रहे थे वहाँ पर। फिर वहाँ पर जनरल डायर है, उसने गोली चला दी थी और कई सारे लोग मारे गए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी का लोग विरोध करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन्हीं के गिरफ्तार किया गया था पंजाब में। इनको गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। बाद में लोगों के ऊपर गोली चला दी थी जनरल डायर ने गोली चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पहला हमने कौन सा किया? 1929 वाला लाहौर अधिवेशन, इससे पहले भी किया। अब उसी पर विस्तृत सवाल है आपसे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। कौन कौन से इसका उत्तर हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा का इसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरा तीसरा कोई लेना देना नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1916 में नरम और गरम के बीच में समझौता हुआ था। नरम दल और गरम दल का 1916 में समझौता हुआ था। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त भी घोषित किया गया था। इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा, ये भी तय किया गया। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? तो ये आपको पता ही होगा कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था ज़बरदस्ती, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। देखिए डी में लिखा हुआ है, उपयुक्त ABC में से कोई भी सही नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणापर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, क्यों किया था 1932 में उपवास? पूना समझौता वगैरह याद है आपको? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके पश्चात उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। फिर पूना प्रस्ताव वगैरह भी होता है। अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति के तहत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था।
मुस्लिम, सिख और ईसाई तो पहले से ही थे, लेकिन अब माना गया कि दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी जो हैं वो अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष ले रहे थे। मालवीय जी, राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था और उसके पश्चात से गांधी जी मान गए थे कि सुरक्षित सीटें 71 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। आरक्षण का जन्म यहीं से माना जाता है भारत में। तो आरक्षण का जन्म भारत में संविधान बनने के पूर्व ही हो गया था, यहीं से माना जाता है। विधानमंडल में सबसे पहले आरक्षित किया गया था दलितों को लेकर सीट, और फिर भारत का जब संविधान बना तो शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी में भी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी आरक्षण दलितों के लिए तय किया गया था। ओबीसी का तो पता ही आपको बाद में तय हुआ है मंडल कमीशन के बाद, लेकिन दलित रिजर्वेशन का जन्म भारत संविधान के निर्माण के पूर्व ही हो गया था। प्लेलिस्ट होगा 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अपने चैनल पर एनसीईआरटी एमसीक्यू हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। उसमें मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट तीनों के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला सवाल आज का क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू कौन है? तो ये मोतीलाल नेहरू हैं, न कि जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू रिपोर्ट के निम्नलिखित में से किसकी या किस अनुशंसा की गई थी? कौन कौन सी अनुशंसा की गई थी? दरअसल नेहरू रिपोर्ट इसलिए आया था, भारत में संवैधानिक विकास को स्वरूप देने के क्रम में एक नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, जिसमें ये देखा गया था भारत के लोग संविधान का निर्माण कर पाते हैं या नहीं। यही मुख्य लक्ष्य था इसका। ठीक है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट के पश्चात जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू समिति का जो रिपोर्ट था उसको खारिज कर दिया। किस आधार पर? क्योंकि इस समिति में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी बंधुओं? डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात ही नहीं की गई थी। तो पहला को अगर हम काट देंगे, पहला गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। हमें पढ़ना भी नहीं है कि दूसरा और तीसरा में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। एग्जाम में समय बचाने का सबसे अच्छा साधन यही होता है कि आप एलिमिनेशन का उपयोग करें। कई सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हमें नहीं पता दूसरा तीसरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान का भी बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए बर्कनहेड जो था उसी ने उकसाया था। साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाली तात्कालिक राज्य समिति लॉर्ड बर्कनहेड का यह सोचना था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं। अब ये लग गया बात भाई भारतीय लोगों को कि ऐसा कैसे बोल दिया भाई, हमारे लिए तो ये चैलेंज है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया, मोतीलाल नेहरू समिति बनाया गया और जिस समिति ने भारत के संविधान की रूपरेखा को तय करने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की जब बात की गई तो युवा कांग्रेसी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो कांग्रेसी थे उन्होंने उसको ठुकरा दिया और बोला कि हम इसको मान्य नहीं करते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल डिटेल में समझेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति किस लिए है? उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है? इस सवाल को जरा हल कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता को जाना जाता है। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं को उत्थान के लिए प्रयासरत रही हैं। स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे समय तक वो प्रचलित रही हैं भारतीय राजनीति में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ से ही दमन के निर्णय के कारण ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी कारण से जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। फिर उन्होंने किसका गठन किया था बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूँगा उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता कहा जाता है इसको। आज़ाद दस्ता कहाँ पर सक्रिय था? तो बिहार और नेपाल के तराई वाले प्रदेशों में सक्रिय था, उत्तरी बिहार के उत्तर वाले इलाकों में आज़ाद दस्ता। और ये क्या करता था? छापामार युद्ध कंडक्ट करवा रहा था, जिसमें कौन शामिल थे? तो बहुत सारे बिहार के भी नेता शामिल थे, जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। 1942 में आंदोलन भूमिगत होकर इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। रेडियो स्टेशन का मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना होता था। कालांतर में यह रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में उषा मेहता को रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था? नहीं, अहिंसक था। मूल स्वरूप तो अहिंसक ही था, मूल स्वरूप अहिंसक ही था। क्या पूछा गया आपसे? रॉन्ग पूछा गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ये स्वतः स्फूर्त था। किसी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था।
हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट दल। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा और डीप चलते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है मास्टर का यूपीएससी में, तो अपना मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस सोशलिस्ट जो दल था, कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस एक पैतृक संस्था थी, जिससे से सारी संस्थाओं का जन्म भारत में हुआ है। तो कांग्रेस समाजवादी दल के जो नेता थे, जिसमें जेपी आते हैं और भी कई सारे नेता थे, उन्होंने उस समय में पर्दे के पीछे रहकर, जिसको क्या बोलते हैं बंधुओं, छुप छुपा कर छापामार तरीके का युद्ध संचालित जरूर किया था, लेकिन लीडरशिप उन्होंने भी नहीं की थी। लीडरशिप किसी ने दरअसल में किया ही नहीं था। ये जनता का ही आंदोलन था। एक बार यूपीएससी ने मेंस में भी सवाल पूछा कि 1942 का आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, मैंने भी आपको लिखवाया है, एक्सप्लेन कीजिए। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, गांधी जी ने बोला था जनता को कि भाई करो या मरो का मंत्र देता हूँ, या तो अंग्रेजों को भगाओ या तो मर जाओ लड़ते लड़ते। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संगठित करने का क्या कारण था? खेरा आंदोलन के बारे में पूछा गया है। गांधी जी भारत में आते तो कुछ प्रमुख आंदोलन होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, चंपारण, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर दो और आंदोलन होते हैं, एक अहमदाबाद मिल आंदोलन है, फिर खेरा आंदोलन होता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण आंदोलन है गांधी जी के शुरुआत के कालक्रम में। उसके पश्चात फिर खिलाफत है, फिर असहयोग है, फिर आपका कौन सा आ जाता है, फिर आता है सविनय अवज्ञा आ जाता है ना। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, क्या ये कारण था? प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। अस्थायी बंदोबस्त तो बहुत पहले की बात है। खेरा आंदोलन का गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने करों को निलंबित नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी ने खेरा किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। 1918 ईस्वी में महत्वपूर्ण स्तंभ था ये। 1918 गुजरात के खेरा जिले में किसानों की फसल के कारण बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वहाँ किसान मालगुजारी देने में असमर्थ थे। किसान मालगुजारी को माफ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मालगुजारी वसूलना स्थगित नहीं किया था। फिर गांधी जी ने आंदोलन किया और गुजरात सभा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। गांधी जी गुजरात सभा का अध्यक्ष भी बने। अब यही पूछ लेगा आपको, गुजरात सभा का गठन किस आंदोलन के समय में किया गया था? अगली बार का सवाल। फिर आप सोचोगे कहाँ से पूछ लिया, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। गांधी जी किसानों को राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। खेरा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, अन्य युवा लोगों ने गांव का दौरा किया। आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने गुप्त निर्देश दिया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो इसे देने की स्थिति में हैं। ये ब्रिटिश सरकार का निर्देश हुआ। उसके पश्चात से आंदोलन धीमा पड़ गया। अगला सवाल है, देखिए महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? यूपीएससी का सवाल है ये। यूपीएससी 4 सवाल अगर देती है तो उसमें से 3 मॉडरेट रहेगा, एक ऐसा रहेगा जो आपने सुना भी ना हो। इसका देखिए क्या है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही वो मूल मंत्र है जो दिमाग में उनके घुस गया गांधी जी के। उसके पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें बदलना पड़ेगा। अनटू द लास्ट जॉन रस्किन द्वारा अर्थव्यवस्था पर लिखी गई लेख है। अगली बार क्या पूछेगा? अनटू द लास्ट किसने लिखा है ये पूछ लेगा। किसके द्वारा? जॉन रस्किन द्वारा। किस पर, कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है ये? इकोनॉमी पर लिखी गई है ये। इस लेख में उसने बताया कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। क्या है वास्तविक संपत्ति? जीवन है। इसी तरह का इस लेख का एक अंश है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी को प्रभावित किया, इसी से प्रभावित हो गांधी जी ने सर्वोदय और अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया था। अगले सवाल पर आ गए, समाज और धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में। अगला सवाल देखिए, क्या इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी या थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? यूपीएससी 2021 का सवाल। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम तो जानते होंगे। विधवा विवाह को लेकर बहुत काम किया इन्होंने। बिहार स्टेट बोर्ड के हिंदी के किताब में इनसे जुड़ी हुई कहानी हमने पढ़ी अपने समय में। बेथुन ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विद्यालय नाम से दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग से एक विद्यालय खोला, जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथुन विद्यालय के नाम से जाना गया। ये फैक्ट याद रखने हैं। 1879 में इस कॉलेज के रूप में विकसित किया गया इसे, और यह भारत का पहला वुमेन कॉलेज बना। अब आपसे यही पूछ लेगा तो आप फिर वहाँ पर भूल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज पहला कहाँ पर बना भारत में? तो ये दरभंगा में बना था गुरु, है ना।
एशिया का पहला महिला विद्यालय था। इसी विद्यालय सेक्रेटरी के रूप में ईश्वरचंद विद्यासागर जुड़े हुए थे। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर जी को विधवा विवाह के रूप में बहुत ही ज़्यादा इनको नाम हासिल हुआ है। समाज सुधारक के रूप में एकदम चरम बिंदु पर हैं ये। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? बड़ा ही खतरनाक सवाल था, कभी नहीं सुना होगा आपने इसमें से। 2020 के यूपीएससी का सवाल है, हो सकता है अगली बार बीपीएससी में पूछे। महिला का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, सहमति का आयु। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन किससे जुड़ा हुआ था? रखमाबाई का मुकदमा 1884 ईस्वी का। इसको महिलावादी आंदोलन अगर आप पढ़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट का भारत में इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। इस मुकदमे को बड़ा चर्चा में रहता है ये। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन से जुड़ा हुआ ये दाम्पत्य अधिकार। अब है क्या? रखमाबाई राउत ब्रिटिश भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक थी। ध्यान से सुनिएगा इस केस को, इसका आप उदाहरण के तौर पर निबंध में यूज कीजिएगा। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिए जाने के पश्चात इन्होंने अपनी मां के घर में ही रहना जारी रखा। इस कारण इनके पति दादाजी भीखाजी ने अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन हेतु रखमाबाई के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। दादाजी भीखाजी का बनाम रखमाबाई मामले में पहला निर्णय रखमाबाई के पक्ष में रहा। हालांकि बाद में इस मामले पर अनेक बार पुनर्विचार किया गया। वो अंतिम निर्णय दादाजी भीखाजी के पक्ष में आया। इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा, जो ब्रिटेन में थी, न्यायालय के निर्णय पलटते हुए रखमाबाई व दादाजी भीखाजी का विवाह समाप्त, डिजॉल्व कर दिया गया उनके विवाह को। आगे चलकर रखमाबाई मुकदमे की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें ये चीज़ आया कि भाई सहमति की आयु क्या होनी चाहिए लड़कियों के विवाह से जुड़ा हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया, उसका पृष्ठभूमि तैयार किया था किस केस ने? तो रखमाबाई के केस ने। अब आपको समझ में आया। इसीलिए क्या कहा गया इसको? सहमति की आयु, कि भाई विवाह को लेकर सहमति की आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, विवाह से जुड़े हुए संबंधों को लेकर। अगला सवाल है, इसमें इधर लीडर दिए हुए हैं और इधर आंदोलन या संगठन दिए हुए हैं, जरा इसको मैच कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, एनसीईआरटी में है ये, नए वाले में। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ये तो बीपीएससी के सबसे फेवरेट नेता हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना जाता है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित हैं, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। 1932 में इस संगठन को हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसके नायक महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। किसान आंदोलन में इससे बड़ा नेता भारत में आज तक पैदा नहीं हुआ है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन भारतीय इतिहास से स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिटा दिया गया है। इस फैक्ट के अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है। वहीं आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के नाम से जाना था, दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ये इस दरअसल शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आत्मसम्मान आंदोलन ये थोड़ा सा ब्लड हो गया है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सत्यशोधक समाज कहाँ पर था भाई? संगठित किया था किसने? तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। ये किसने किया था? तो महात्मा फूले इनको कहा जाता है, ज्योतिबा फूले इनके नाम से जाना जाता है। इनको दलितों के उत्थान के बहुत बड़े पुनरुद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है, महात्मा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन भी किया था। देखिए क्या नाम है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को साहूजी महाराज ने आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया गया। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का संभवतः यह प्रथम भारतीय अभियान था। और ज्योतिबा फूले कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाया। और उसके बाद सावित्रीबाई फूले ने भारत में महिला एजुकेशन को शुरुआत करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, सावित्रीबाई फूले को। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ। किसका विरोधी हूँ? तो ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। ये स्टेटमेंट हो सकता है पूछ ले आपसे, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेज, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किन की स्थापना से है? केशव चंद्र सेन का नाम सुना होगा आपने, जिनके बारे में पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, ये स्थापना से जुड़े हुए हैं।
देखिए क्या है इसमें से दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। 26 जनवरी 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेज की स्थापना की थी। 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1823 में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। सवाल किस तरह से दिया गया, शानदार सवाल दिया गया था, शानदार सवाल था। अगर इसमें एलिमिनेशन लगाते तो आप इस प्रकार से लगा सकते थे कि तीसरा तो गारंटेड ही होगा, तीसरा तो गारंटेड ही होगा, तीसरा सब में है, तीसरा सब में है। देखिए आप, पहला नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय जी की किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, डॉक्टर अंबेडकर की सभी किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, महात्मा गांधी की सभी किताबें, उनके द्वारा स्थापित संगठन, ये सब चीज़ें कभी छोड़ कर नहीं जाते एग्जाम में, पाप लगेगा क्योंकि पूछता ही पूछता है। पहला गारंटेड गलत होगा, तीसरा गारंटेड सही होगा। तो आप इन दोनों में से इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम में 100 तरीके के आपको तुक्के लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें करके देखिएगा, एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा ही। अगला सवाल है ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं, वेद त्रुटिहीन है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसने बोला कि वेद भी इंसानों के द्वारा ही रचे गए हैं, उसमें भी त्रुटियां हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध अक्सर किया गया धार्मिक आंदोलन के दौरान, कुछ ही संगठन ऐसे थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन, अवतारवाद की जब धारणा है उसका खंडन। द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना ग्रहण की। आचार्य केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसने ये भी बोला कि वेदों की त्रुटिहीनता प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज को जाता है, न कि ब्रह्म समाज को, कि वेद त्रुटिहीन हैं, ये आर्य समाज ने प्रचारित किया था, वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती जिनका नाम है, तो नाम ध्यान में जरूर रखिएगा। एक चीज़ और पूछता हूँ, अगर आज आपसे कोई आकर बोले कि मूर्तियों की पूजा मत करो, आप के जो राजा राम मोहन राय हैं उनको इतना महान मानते हैं, आप मानना भी चाहिए, समाज सुधारक हैं। आज आपको कोई आकर बोले कि मूर्ति पूजा मत करो, ये गलत है, तो क्या आप उस आदमी को महान मानोगे, है ना। तो उस समय राजा राम मोहन राय जी का भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जगह जगह उनको विरोध झेलना पड़ा था, कई सारे संगठन भी बने थे इनके विरोध में, है ना। अगला सवाल है आदिवासी किसान और मजदूर आंदोलन। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान का तात्पर्य किससे है, तो ये 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था उसी को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उल गुलान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। चंपारण सत्याग्रह से क्या जुड़ा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। इससे पहले किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो पाया था। गांधी जी के कारण से किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय पटल का आंदोलन बन गया। उससे पहले क्या किसान आंदोलन नहीं हुए, क्या हुए भारत में उससे पहले किसान आंदोलन, लेकिन वो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में नहीं साबित हो पाए। लेकिन गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को बोला कि ये राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए, ये राष्ट्र की समस्या है, कोई किसी क्षेत्र की या किसी वर्ग की किसानों की समस्या केवल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि रही है। शानदार सवाल 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। 3/20 भाग जमीन पर खेती करना अनिवार्य था नील का, ये बीपीएससी ने पूछा है, पहले पूछा है। बीपीएससी का नया अवतार जो 69 में हुआ है उसके बाद नहीं पूछेगा इस तरह का, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता। अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता हिंद मजदूर सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, अतः विकल्प डी सही होगा। अन्य संस्थापक सदस्य थे बसावन सिंह, आर.एस. रुडकर, मनी बेन कारा और कई सारे लोग। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासकों द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? अगला सवाल पूछा गया है आपसे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र बनाया गया। संथाल आंदोलन का विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? कितनी बार मैंने आपको लिखवाया है? 10 बार तो लिखवाया ही होगा। इसका उत्तर जरा निकालिए। आई होप आपको पता चला होगा कि आंसर राइटिंग का क्या बेनिफिट होता है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया।
कोई संथाल किसी गैर संथाल को भूमि नहीं दे सकता था क्या? अगला है, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। जनवरी 1856 तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया। 1856 में ये हुआ है। 1857 में कौन सा होगा? महान स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन संथालों की वीरता और शौर्य को देखते हुए सरकार को प्रशासनिक परिवर्तन की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। एसली एडेन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। अगली बार का सवाल, एसली एडेन पूछेगा ये आपसे। ये छोटा सा फैक्ट है, बड़ा घनघोर फैक्ट है ये। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों को निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। अगला सवाल, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, क्या इसका नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा। भगत सिंह मूवी नहीं देखिएगा आपने, उसमें वो बोलते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ये बहुत ही खराब चीज़ है, इसके खिलाफ हम विद्रोह की घोषणा करते हैं, मतलब कि इसको विरोध करते हैं हम। आपने सुना है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट? क्या हो जाएगा इसका? किसका वो बंद करता है? तो अधिकरणों, ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के बात कर रहा था ये। तो ये क्या था? आवाज़ दबाने वाला इसको भगत सिंह ने बोला था कि बहुत ही गलत कानून है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा आप मजदूरों का शोषण करेंगे। 1920 के दशक में देश से बढ़ती हुई समाजवादी गतिविधियों से चिंतित होकर सरकार ने 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल सदन में पेश किया, जिसके द्वारा कारखानों में ट्रिब्यूनल्स प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अतः विकल्प डी सही है। अगला सवाल है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। 1881 में कौन था वाइसराय? तो उस समय कौन था? तो रिपन था। कौन था? रिपन। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा सही है। दूसरा सही है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। यहां पर पूछा है प्रदान किया गया था। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूरों से जुड़े अग्रणी नेता थे, अतः केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन सही हो जाएगा। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ये कब हुआ है? तो 1946 से 50 की अवधि में, जब देश बिल्कुल आज़ादी के कागार पर था, तब बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदार का जो हिस्सा है फसल में वो 1/2 नहीं होकर कितना होना चाहिए भाई? तो उनको 1/3 कर देना। 1/3 जमींदारों का और बाकी 2/3 किसका? तो ये होना चाहिए किसानों का। ठीक है, यही इसी की मांग की जा रही थी। यहाँ पर इसी की मांग की जा रही थी। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 1946-50 के अवधि में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कृष्ण विनोद राय, अवनी लाहरी, सुनील सेन इसके नेता थे। नोआखली इस समय भीषण सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहा था, परंतु इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया था। इसी समय तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी चल रहे थे, पाकिस्तान विभाजन की मांग चल रही थी, और एक तरफ तेभागा आंदोलन में हिंदू मुस्लिम किसान भी साथ में लड़ रहे थे। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे, जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। इसीलिए इसको तेभागा कहा जाता है, 1/3 तेभागा। अगला सवाल है, भारत 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्न से कौन से तत्व साझा करना मुहैया किया गया? इसका आंसर हो जाएगा जनजाति समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, डिस्ट्रप्शन दिया गया उनको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है, सवाल अगर नहीं समझोगे मैं समझा देता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि जितने जनजाति विद्रोह हुए ना, उसमें कॉमन कॉज क्या रहा, कॉमन कारण क्या रहा? तो जनजाति लोग जो लड़े ना, पहला लड़े वो किस चीज़ पर? तो जंगल जमीन, जंगल, दूसरा जमीन हो गया, और तीसरा हो गया भाई आदमी जन और धर्म। इसके हस्तक्षेप पर मुख्य रूप से उनका विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जमीन उसमें कॉमन रहा, जमीन सभी जगहों पर कॉमन रहा, जमीन तो सभी जगहों पर कॉमन था। जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, जो उनका प्राचीन व्यवस्था चला रहा था, जब उसको तोड़ा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो चीज़ हर जगह विद्रोह का कारण बना। जनजाति भूमि व्यवस्था के प्राचीन संबंधों का संपूर्ण विदारण ही वह साझा कारण है जिसने 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह को मुखर कर दिया। भाषा कितनी खराब है इस सवाल की, वो देखिए। अगर आपसे सिंपल सा ये पूछता कि जनजाति आंदोलन जितने भी हुए उसमें कॉमन कारण कौन से थे, तो आप झट से पहचान लेते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कितने खराब भाषा में कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया।
ठीक है। सारे जनजाति विद्रोह में एक कारण ये जरूर था जो मैंने आपको बता दिया, आदिवासियों को वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। आदिवासियों को वन सामग्री के उपयोग की आज़ादी भी नहीं रही, जो कि भारत सरकार ने जब संविधान बनाया तो इस चीज़ को उल्टा कि ये चीज़ गलत है। 6th शेड्यूल भी यहीं से हमने सीखा, 5th शेड्यूल भी यहीं से हमने सीखा कि जनजाति लोग बहुत पहले से स्वायत्त तरीके से रहते आ रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को क्यों संविधान का पालन करवाना, है ना। तो उनको ये छूट दी गई कि आपने अपने इलाके में स्वायत्त तरीके से रह सकते हैं, आप भी इसी देश के वासी हैं, आप अपने यहाँ पर अपने हिसाब से कानून भी बना सकते हैं। यही सब विद्रोह से तो हमने सीखा, इतिहास तो पढ़ते ही इसीलिए ताकि हम सीख सकें। फिर संविधान में हमने 5वीं और 6ठी शेड्यूल को डाल दिया। ओके, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, अगला सवाल आ गया है बंधुओं। निम्न से किस कारण ने भारत 20वीं शताब्दी का आरंभ नील की खेती का ह्रास हुआ, किस कारण से ह्रास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। दरअसल पहले नील जो है खेतों में उपजाया जाता था, बाद में क्या हुआ, जर्मनी में केमिकल प्रोसेस के द्वारा नील का निर्माण कर लिया गया, है ना। पीसीओ का अंत क्यों हो गया? क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गया। साइबर कैफ़े क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर जैसे काम करने लग गया, जिससे साइबर कैफ़े ख़त्म हो गया, ना के बराबर में है। तो यही वो कारण था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यही है। जर्मनी में द्वारा विकसित एक केमिकल निर्यात डाई थी, जिसने नील डाई की यूरोप में मांग को लगभग समाप्त प्राय कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर प्रभाव को सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और ये विलियम बेंटिक जैसे जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमाणित किया। उन्होंने बोला कि भारत के जो मैदान हैं वो यहाँ के बुनकरों के हड्डियों से पटे हुए हैं, सारे बुनकर ख़त्म हो गए थे, मर गए थे भूखे, क्योंकि उनका काम ही छीन गया। जो वो करते आ रहे थे वो सारा औद्योगिक क्रांति के कारण छीन हो गया। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम निम्न से क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण ये सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, जिसको जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1793 में शुरू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले थॉमस मुनरो और कप्तान रीड द्वारा रैयतवारी प्रणाली को शुरू किया गया। रैयत का तात्पर्य होता है किसान, और रैयतवारी में क्या था? किसान से डायरेक्ट अंग्रेज लगान वसूलते थे। जमींदारी में क्या था? ये अंग्रेज हो गए, ये जमींदार हो गए और ये किसान हो गए। 3 अलग अलग चरणों से गुजरकर अंग्रेजों के पास पहुंचता था, तो किसानों पर भार ज़्यादा पड़ता था। एक और प्रणाली थी जिसको महालवारी कहा जाता है। महाल का मतलब गांव होता है, पूरा गांव 100 रुपया का लगान वसूल करके देगा। अब 100 रुपया रामू दे, श्यामू दे, जो दे वो दे, 100 रुपया हमें इस गाँव से चाहिए। इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रणाली थी, तीनों में अंतर पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा और अच्छी प्रणाली मानी जाती है रैयतवारी को, और सबसे शोषणकारी प्रणाली मानी जाती है अस्थायी बंदोबस्त को, जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को आज़ादी के पश्चात समाप्त किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज़ादी के पश्चात अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त किया गया है, अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त किया गया है। रैयतवारी प्रणाली को शुरू किया, बाद में इसे बम्बई, बंगाल के कुछ हिस्सों, असम, कुर्ग आदि तक बढ़ा दिया गया, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया गया था। निम्न से कौन भारत उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? कौन कौन से उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे जिन्होंने हमें ये समझाया कि शोषण किस प्रकार से आपका हो रहा है आर्थिक रूप से? तो ये तीनों के तीनों ही हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त हैं। दादा भाई नौरोजी का कौन सा है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा। द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये सारे इन्होंने ही लिखे। नौरोजी ने कहा कि धन का निकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण का एक उपकरण है, भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी रमेश चंद्र दत्त, जिनको आर सी दत्त कहा जाता है, इनके किताब का क्या नाम है? अगली बार यही सवाल पूछेगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब का नाम है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब का नाम है। ध्यान में जरूर रखिएगा इसको। और जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे वो भी इसके क्या थे? तो आलोचक थे आर्थिक रूप से। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने आर सी दत्त ने धन के बहिर्गमन को बहते हुए घाव की तरह बताया था। ये पूछ सकता है अगली बार आपसे। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने लेखों में आर्थिक नीतियों की आलोचना के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी विरोध किया था। अगला सवाल पर आगे हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। मृदा का स्वरूप और उपज के गुण, ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती,
और उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर दहसाला प्रणाली आपने पढ़ा है, अकबर के समय में लागू किया गया था। तो ये पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। युद्ध में चलती फिरती तोप, ये तो बाबर के समय में प्रचलित हो गया था भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तंबाकू और लाल मिर्च, ये तो पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा डी। इनमें से कोई सही नहीं, सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर सारे गलत दिए हुए हैं, सारे गलत दिए हुए हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ा जाता है? ये बोला जा रहा है सवाल कि कॉर्नवालिस जब भू व्यवस्था लेकर आया, उसका नाम क्या था? उसका नाम दिया जाता है जमींदारी व्यवस्था। क्या नाम दिया जाता है? जमींदारी व्यवस्था। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। ये सब के सब नाम इसी के हैं। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस इसको लेकर आया था भारत में भू व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। उससे पहले मुगलों की व्यवस्था चलती थी। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी भू व्यवस्था लाने की कोशिश की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना पहला कारण ये था, जिसके कारण से केस बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा विवाद होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। भू व्यवस्था जो था, जमींदारी व्यवस्था, उसमें 3 परत थे। पहला था किसान, बिचौलिया था जमींदार, और सबका मालिक था ब्रिटिश जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो। अब आप समझिएगा, किसानों के ऊपर में दोहरा भार पड़ता था। तो किसान और जमींदार के बीच विवाद होता था, जमींदार और ब्रिटिशर्स के बीच विवाद उत्पन्न होते थे। इसी कारण से उस समय विवादों की संख्या बढ़ गई थी। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये तीनों ही कारण थे, जिसके कारण से उसके पश्चात ये देखा गया कि भाई क्या हो, तो यहाँ पर केस बढ़ गए थे। राजस्व के कर का विभाजन स्पष्ट सरकार और जमींदारों के बीच किया गया। सरकार के लिए राजस्व का 10/11, जमींदार के लिए 1/11 ये तय किया गया था। किसानों से सारा वसूला जाता था। भू राजस्व को अस्थायी बना दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में लागू की गई, जो कुल क्षेत्र का 19% थी। कृषकों के लिए स्थिति किराएदार के रूप में स्वीकार की गई। भूमि पर उनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा। जो किसान परंपरागत रूप से भूमि के अधिकारी होते थे, उन्हीं का होता था, उनसे ये छीन लिया गया और जमींदारों के हाथ में सौंप दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था कि हमें तो निश्चित आय चाहिए, हमें ज़मींदार निश्चित 1 लाख रुपया देंगे तो देंगे। अब ज़मींदार की मर्जी, वो 1 लाख रुपये किसान से छीन कर लाए या अपने घर से लाए, हमें तो 1 लाख रुपया चाहिए। इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला देखिए सवाल क्या है। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्न से कौन सी निधियाँ होम चार्जेज की संगठक थी? होम चार्जेज का तात्पर्य, होम चार्जेज वगैरह सबसे पहली बार हमें कब पता चलता है? जब दादा भाई नौरोजी किताब लिखते हैं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें वो लिखते हैं कि अंग्रेज भारत से किस किस प्रकार से धन को उठाकर अपने देश ले जा रहे हैं, जिसमें वो होम चार्जेज और अलग अलग चार्जेज की बात करते हैं, जिससे सारा भारत का धन संपत्ति और पैसा कहाँ जा रहा था? तो इंग्लैंड जा रहा था। इसका देखिए क्या हो जाएगा। लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि, ये भी होम चार्जेज में शामिल थी, बिल्कुल शामिल थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, और भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि। इसका आंसर बी दिया हुआ है, बी इसका सही है। पहला दूसरा सही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत का शोषण किया गया था। इसके तहत धन निकासी, गृह व्यय जैसे तरीकों से भारत के धन संपदा को ब्रिटेन की ओर प्रवाहित किया गया। RC दत्त द्वारा लिखित पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में गृह व्यय का सिद्धांत दिया गया। RC दत्त जी ने किताब लिखा, उसमें इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि होम चार्जेज क्या होता है, गृह व्यय का सिद्धांत क्या है। इसके अंतर्गत भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्च आता है। अगली बार आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो गृह व्यय का सिद्धांत है किसके किताब से उत्पन्न हुआ है, तो RC दत्त की किताब से उत्पन्न हुआ है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि हमेशा गृह व्यय पर पूर्णतः निर्भर नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ पर इसको दिया गया है, गलत है। बाकी के सारे यहाँ पर पहला दूसरा सही दिए हुए हैं।
अगला सवाल है, अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग एक्ट होंगे। 1773 से लेकर 1935 तक के एक्ट से जुड़े हुए सवाल होंगे। यहाँ से एक सवाल पक्का बनता है आपके पीटी एग्जाम में। भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व व आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयी अंतर्गत बांटे गए। प्रांत की सरकार, एक तो हो गई भारत की सरकार, अब उसके नीचे आ जाइए प्रांत की सरकार। प्रांत की सरकार के कार्य को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया जिसको आरक्षित कहा गया और इसको हस्तांतरित कहा गया था। आरक्षित पर गवर्नर जनरल और उनके अधिकारी जो थे, मंत्री, उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी वो फैसला लेते थे, और हस्तांतरित पर उस राज्य के जो शासन तंत्र था वो फैसला ले सकता था, और अधीनस्थ शक्तियाँ जो प्रांत के गवर्नर होते थे उनको दे दी गई थी। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? पुलिस, स्थानीय स्वशासन, न्याय प्रशासन, भू राजस्व। बड़ा ही कठिन सा सवाल है ये, बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत घनघोर फैक्चुअल सवाल है। कौन बोलता है कि यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता है? कितना बड़ा फैक्ट तो है ये। आरक्षित और हस्तांतरित में कौन कौन सी चीज़ें बटी थी, ये आपने सारे याद किए हैं क्या? नहीं याद किए तो फिर कैसे इसका आंसर निकालेंगे? तो याद कर लीजिएगा आज। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस जो है ये आरक्षित रखे गए थे, गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए थे, इसी को आरक्षित कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, आरक्षित और व्यवस्था, जिसमें वित्त, भूमि, राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय हस्तांतरित सूची में शामिल थे। आई होप आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला सवाल देखिए क्या है, क्रिप्स मिशन से है, जरा इसको हल कीजिए बिना उत्तर देखे, अगर चोरी नहीं किया हो तो। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ निम्न कथनों विचार कीजिए। देखिए क्या है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। एक संविधान सभा बनेगा जिसमें प्रांत से सदस्य शामिल होने आएंगे। प्रांत पढ़ के लोग ऐसे ही गुजरता जाते थे, पता नहीं क्या होगा। प्रांत का मतलब अर्धवी का राज्य मान लीजिए, और भारतीय रियासत से नामित व्यक्ति भी शामिल होंगे। क्या ऐसा कहा था क्रिप्स प्रस्ताव में? नया संविधान स्वीकारने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे मिशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। अतः कथन 1 सही नहीं है, यहाँ पर नामित सदस्य नहीं होंगे, मनोनीत होंगे। विधानसभा द्वारा विधानसभा के चयनित सदस्य होंगे, विधानसभा के चयनित होंगे, और राजा महाराजा मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों के लिए लिखा हुआ, विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित। भारत की रियासतें तो नाम कर भी सकती, नामित कर भी सकती, लेकिन भारतीय विधानसभा जो थी, प्रांत की विधानसभा जो थी, वो तो चुने हुए सदस्यों को भेजेगी ना, इसीलिए पहला गलत था। ध्यान से पढ़ते थे इसको, झट से आप एलिमिनेट कर लेते। देखिए क्या है, इसके अलावा मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की इनकी साजिश थी। ये चाहते थे कि यहाँ के जितने रियासत हैं ना, वो सब अलग अलग ब्रिटेन से संधि कर ले और ये बंट जाए पूरा देश छोटे छोटे प्रांतों में। आपको बिहार से दिल्ली आने के लिए 3 बार वीज़ा लेना पड़ता, तो समझ जाइए क्या स्थिति होती। तो एक अलग संघ बना सकता है, इसका एक अलग संविधान हो सकता था। कथन 2 सही नहीं है, इसीलिए इसको प्रस्ताव को ठुकरा दिया था भारतीयों ने, और बोला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी के पश्चात तो भारत छोड़ो शुरू हुआ था। मार्च 1942, सब भूल जाते हैं आप लोग, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, और अगस्त 1942 अगस्त क्रांति शुरू हो गया था 8 अगस्त को। तो ये सारा सीक्वेंस में हिस्ट्री को पढ़िए कहानी जैसा, जिससे आपको कभी मैच करने वाले में दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, आंसर काट देता हूँ मैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 21 वर्ष से आयु से ज़्यादा जो भी महिलाएं थी सबको मताधिकार दे दिया गया। सार्वभौमिक था, मताधिकार सार्वभौमिक था। जब आज़ादी के पश्चात नेहरू जी ने मताधिकार को सार्वभौमिक किया तो लोगों ने बोला कि क्या कर रहे हैं, भारत में अशिक्षित लोग हैं।
तो उससे पहले सार्वभौमिक नहीं था, मतलब कि आप अगर बहुत बड़े अमाउंट में टैक्स देते हैं, आप अमीर हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो आप वोट दे सकते हैं। ये ब्रिटेन में तो बिल्कुल नहीं दिया था, हमारे यहाँ कैसे दे सकते हैं। ब्रिटेन में भी इस समय महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ये एनसीईआरटी का सवाल है भाई, एनसीईआरटी पढ़िए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ब्रिटेन में भी बहुत बाद में महिलाओं को मताधिकार मिला है। सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था, जहाँ पर क्या मिला है, तो मताधिकार का अधिकार मिला है महिलाओं को, न्यूजीलैंड था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इसमें बड़ा योगदान माना जाता है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। महिलाओं को यूनिवर्सल मताधिकार नहीं मिला हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था भाई। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सर सुधार 21 वर्ष अधिक आयु के महिलाओं के मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी, अतः कथन 1 गलत है। यद्यपि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने के नियम बनाने के लिए कहा गया था, जो संपत्ति, आय और शिक्षा पर आधारित हो। क्या कहा गया था? मताधिकार महिलाओं को दिया गया किन किन चीज़ों पर? संपत्ति, आय और शिक्षा पर आधारित मताधिकार। यानी कि ये बोल दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपने मास्टर्स किया है तभी आप देश में मत दे सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? शिक्षा पर आधारित मताधिकार। आज भी है, दुनिया के कई सारे देशों में है ये चीज़। इस आधार पर 1919 में मद्रास शहर, 1920 में त्रावणकोर, झालावाड़, 1921 में बम्बई, मद्रास प्रांत सीमित मात्रा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में मत देने के लिए महिलाओं की उम्र 21 वर्ष की सिफारिश की गई थी। 1935 का अधिनियम में अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर 2.5% महिलाएं थी देश में जो मताधिकार का प्रयोग करती थीं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। उनके लिए सांप्रदायिक आधार विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया था 1935 का अधिनियम के पश्चात से। अगला सवाल है, अगला सवाल, महिला आरक्षण चर्चा में है तो हो सकता है यही पूछ ले आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। अगला सवाल है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इन सब का क्या तात्पर्य होता है? क्यों नहीं इसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1813? क्यों नहीं कहा जाता है? ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ज़रा पढ़िएगा, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। किसी को चार्टर एक्ट, किसी को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, कोई तो मतलब होगा इसका। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था, उसमें चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व ब्रिटेन संसद के नियंत्रण में आ चुका था। क्या इसमें से कौन कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। पहला दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला दूसरा सही है। इसमें भारत में एजुकेशन को लेकर पहली बार 1 लाख रुपए का इंतजाम भी किया गया था, और इसी के दौरान जो ईसाई मिशनरी होते हैं उनको परमिशन दिया गया कि आप खुलेआम, उनको सरकारी परमिशन मिल गया कि अब आप क्या कर सकते हैं, खूब अच्छे से इस देश में धर्म प्रचार करके कन्वर्जन कर सकते हैं, ईसाई धर्म में तब्दील करवा सकते हैं यहाँ के निवासियों को। जो भी कंपनियाँ, जो भी ब्रिटेन से या पुर्तगाल से या कहीं से भी कोई औपनिवेशिक शक्ति आई, तो उनका एक प्रमुख उद्देश्य जरूर रहा, वो है धर्म परिवर्तन करवाना। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यदि उसने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, और ये एकाधिकार 1833 के एक्ट में ख़त्म किया जाता है। चीन और चाय पर भी व्यापार के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। इस एक्ट ने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्र और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई। कथन 2(1) और 2 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंपे गए, जिसके अध्यक्ष को मुख्य सचिव या भारत का राज्य सचिव के नाम से जाना जाता था। गौरतलब है कि 15 सदस्यीय परिषद व भारत के सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इसका संचालन लंदन से होता था। इसे होम चार्जेस कहा गया। अतः कथन 3 जो है यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गईं? 1935 के एक्ट के द्वारा जो संघ की परिकल्पना की जा रही थी, इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई थी, सर्वोच्च शक्ति किसको दी गई थी? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा।
1930-32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, उसके अलावा और भी कई सारे चीज़ें हुई, उन सब के रिपोर्ट के आधार पर 1935 एक्ट को बनाया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए, लेकिन ये संघ बन नहीं पाया, संघ कभी बन नहीं पाया। अगला सवाल है आपसे, देखिए क्या डायरकी पूछा गया है, द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? सबसे सामान्य भाषा में 2 लोगों का शासन द्वैध शासन, यही है डायरकी भाई, यही है, इससे आसान और क्या हो सकता है। सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन आप इतनी बार पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है बताइए जरा, कब कब आपने पढ़ा है? 1773 एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया, पढ़ते हैं ना, तो कहाँ से भाई, क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों को प्रत्याशित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन। प्रांतों के जो विषय होते हैं उनको 2 भागों में बांटकर फिर उस पर शासन किया जाता है, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। लियोनिन कार्टिस को माना जाता है इसका जन्मदाता, लियोनिन कार्टिस को इसका जन्मदाता माना जाता है, ये पीसीएस पूछ चुका है। द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को, कार्यकारी जो शाखा होती है, कार्यपालिका जो होती है, आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया दोबारा, अतः कथन डी यहाँ पर सही दिया हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? तो संवैधानिक सुधार से संबंधित है, 1919 का अधिनियम ही था। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड यहाँ का गवर्नर था, वाइसराय। भारत शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जाना था। मॉन्टेग्यू एक साथ उच्च स्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक्ट आया है 1919 अधिनियम में, लेकिन इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1918 में, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यह 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी और इस रिपोर्ट के आधार पर एक्ट का निर्माण किया गया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसी का आधार ब्रिटिश संसद 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो 1921 में क्रियान्वित किया गया। अब इसको लागू कब से किया गया? तो 1921 ईस्वी से लागू किया गया। कई सारी समितियां जो आप पढ़ते हैं ना, जैसे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, ये सब जो समितियों का जन्म भी यहीं से हुआ है गुरु, इसी एक्ट से हुआ है। और इसी एक्ट से सारे चीज़ों को हमने एक्वायर्ड किया जब भारत का संविधान बना। तो इस एक्ट की कुछ खूबियाँ थी जिसको हमने एक्वायर्ड किया, और जो चीज़ खराबी थी वो तो खराबी थी ही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव की विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम में सर्वप्रथम ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस एक्ट में किया गया था? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट में किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में पहले मुस्लिमों के लिए शुरू किया गया तो 1909 में, अब सिखों के लिए, यूरोपियन व आंग्ल भारतीयों के लिए भी शुरू कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। पहले केंद्र में था, अब प्रांत में भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। अगला सवाल है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स के क्या होगा? इसमें था भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। उन्होंने बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए। और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, ये चीन, अमेरिका और कई सारे देश जो थे वो दबाव बना रहे थे ब्रिटेन पर कि आप भारत का संपूर्ण साथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था, बाहरी दबाव के कारण भेजा गया था कि आप जाके वहाँ पर कांग्रेस को अपने पक्ष में मिलाइए। लेकिन उन्होंने जब डोमिनियन स्टेटस की बात की तो गांधी जी और सारे कांग्रेस ने बोला कि हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव दिया था, अर्थात भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी होगा। जैसे अभी वर्तमान अपने राष्ट्रपति महोदय है ना, तो उसके जगह पर कौन होता? ब्रिटेन का राजा या रानी होता। डोमिनियन स्टेटस स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली बार 1908 में की थी। उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीय को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग का नारा दिया था। होम रूल लीग का, ये भी डोमिनियन स्टेटस की ही मांग करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 1919 में किसको परिभाषित किया गया?
न्यायपालिका विधायिका बीच शक्ति का पृथक्करण जो आर्टिकल 50 का भाग है आज। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, इसी को परिभाषित किया गया था। केंद्र सरकार की शक्तियां और प्रांतीय सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से परिभाषित 1919 के एक्ट में किया गया था। एक्ट आपका संपूर्ण रिवीजन आज हो जाएगा। इसमें केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर सर्वपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेश के मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण वगैरह। ये सब केंद्र की सूची थी। जैसे आज है ना केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसी को बनाया गया उस समय। प्रांतीय सूची में स्थानीय सुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिगत जल भरण, अकाल सहायता, ये सब चीज़ें डाली गई थी। सभी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास थी, जैसे आज भी हैं। सभी की सभी अवशिष्ट शक्तियाँ किस में जाकर समा जाएंगी? तो केंद्र सरकार में। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन एक सही है, ये बताना है आपको। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। इसने ICS में और अधिक भारतीयों को लोकबंद किया। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल पहला सही है यहाँ पर, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कैबिनेट मिशन में जो लोग सदस्य थे उनके सदस्यों के नाम BPSC ने 3-4 बार पूछा है। आप भी जरा नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए, सामने चिपका लीजिए। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मार्च 1946, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे सीक्वेंस लगाने के लिए पूछेगा इसी सब समय से, जब बहुत सारी घटनाएं एक साल में 6-6 महीने का अंतर पर हो रही हैं। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स तो क्रिप्स मिशन में भी थे, A.V. अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी राज्य सम्मिलित हों। संघीय विषय, वित्त, संचार, विदेशी मामलों का अतिरिक्त सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, किंतु प्रांतों का समूहीकरण कर परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया। डायरेक्टली इसने इनकार कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया विखंडन को। और जैसे ही कैबिनेट मिशन का एंड होता है वैसे ही जिन्ना क्या ऐलान करता है, डायरेक्ट एक्शन डे, कि अब काट दो, जहाँ पर जो हिंदू दिखे, अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में तो उनको मार दो। उसी का आधार पर हम अपना राज्य बना सकते हैं। और पूरे देश में दंगा फसाद हिंसा शुरू हो गए थे। भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार तथा ICS भारतीय जनपद से हम भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव से कैबिनेट मिशन का कोई संबंध नहीं था। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? आंसर पर जाएं उससे पहले एक बार आप लगाइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्र विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक के लिए रेड क्लिफ कमेटी बनाई गई थी क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा C। रेड क्लिफ कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींच सके ये। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 1947 में की गई थी, जुलाई 1947। इस समिति में अध्यक्ष सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित 2 सदस्य भी शामिल थे इसमें। ये एक परामर्शदात्री समिति थी जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात भारत पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे ना, उन्हीं को शामिल करना था। पहले UPSC कितना आसान सवाल पूछती थी ना, देखिए कितना आसान है। रेड क्लिफ कितना आसान सवाल है। और क्या था भाई, तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट मिला था और जो निर्वाचित सदस्य थे उनको भेज सकते थे और भारतीय रियासत नामित सदस्य को भेज सकते थे, मनोनीत कर सकते थे। अगला सवाल है 1919 के भारत शासन अधिनियम के में कौन सी विशेषताएं थी, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, ये तो अभी बताया मैंने कि 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांत में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, ये नहीं, ये तो 1909 में कर दिया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये भी हुआ था। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? सोचिए जरा। 17 नवंबर को यही सवाल आपको पेपर में दिख जाए तो आपको कठिन लगेगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अभी मैंने आपको केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सारा तो बताया है, वही तो शक्तियों का विभाजन है महाराज। इसका आंसर C हो जाएगा।
1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो हैं वो उसमें यही सब थे। सबसे बड़ी विशेषता ब्रिटिश प्रांत तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों को अखिल भारतीय फेडरेशन की व्यवस्था करना था, जो कभी बन ही नहीं पाया। फिर उसको अम्बेडकर किन्होंने बनाया, तो सरदार पटेल जी ने बनाया। चूंकि अपेक्षित संख्या में रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, इसलिए अस्तित्व में ही नहीं आया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किए गए प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया। और इसकी सिफारिश साइमन कमीशन ने की थी कि प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को आप लागू कीजिए, किंतु संघ के अस्तित्व में न आने के कारण यह व्यवस्था भी लागू नहीं हो सकी। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। म्यांमार को अलग कर दिया गया, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया, ये सब भी इसमें किया गया। दलितों, जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, जहां पर प्रांत सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का निर्माण किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय बनी। वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है वही संघीय न्यायालय है अपना। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट पहले पुरानी वाली संसद भवन की बिल्डिंग में चलती थी। अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक संगठन, भारतीय इतिहास के विविध पहलू। अब यहाँ से सवाल हैं कुछ, जरा इसको देखते हैं, उसके बाद से वीडियो एंड हो जाएगा। 2 ही सवाल हैं और फिर इसके आगे के सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 रास बिहारी बोस ही थे जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। बरिंद्र कुमार घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन युगांतर के संस्थापक सदस्य थे, वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। जोगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य थे, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में थे, तो वह गदर पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। रास बिहारी बोस जो थे वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था और अमेरिका में किया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, जरा विचार करिए। देखिए क्या है कि डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित कर ली। गजपति शासक कहाँ पर होते थे? उड़ीसा में होते थे क्या, कि नॉर्थ ईस्ट में, कि दक्षिण भारत में? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन में एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। बड़ा ही डीप पूछा है। दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश है जिसे सूर्यपति गजपति कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक कखुरुआ देव 1941 में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना किया था। कथन 1 सही नहीं है, पहला कथन वहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। सेम सवाल बीपीएससी पीटी में रिपीट किया गया, यूपीएससी में पूछने के पश्चात से सेम सवाल कट कॉपी पेस्ट ये रिपीट किया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद के फौजी थे ये, इंडियन नेशनल आर्मी के, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे को लाल किले में चलाया गया था और इन तीनों के बाद में छोड़ना पड़ गया था, इतना ज़्यादा विरोध हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ में मिलकर इनका साथ दिया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह एक सिख, श्री प्रेम सहगल एक हिंदू और शहनवाज एक मुस्लिम पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप पर लाल किला मुकदमा चलाया गया। उनका बचाव भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये ध्यान में रखें, इन वकीलों के नाम 66 बीपीएससी में पूछा गया है। 66वीं बीपीएससी में इन वकीलों के नाम पूछा गया था और आपसे आईएनए के बारे में सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। एक संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन वायसराय लॉर्ड बेबल ने जन भावना को देखते हुए उनको क्षमा प्रदान कर दिया, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या इनको छोड़ा गया था या मृत्युदंड दिया गया था? तो इनको छोड़ दिया गया था। अगला सवाल है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्न में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भरूच में स्थित था। सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। और क्या लिखा हुआ है, चिकाकोल और तिरुचिरापल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था, अतः इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 2020 में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया, कलकत्ता में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। वेलेजली कब आया है भाई? तो
1801 से 1806 के बीच में आया है। देखिएगा एक बार, उसी के आसपास ही आया हुआ है। ठीक है, तो वेलज़ली को बड़ा ही महत्वाकांक्षी माना जाता है और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख योगदान इसका माना जाता है। तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो किस उद्देश्य से किया था इसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिक, यहाँ पर हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसी को लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। वर्तमान में लवासना है ना, तो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ट्रेनिंग के लेकर बनाया गया था। उसी प्रकार का उसने कहाँ पर बनाया था, कलकत्ता में बनाया था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत प्रशासन के लिए ट्रेनिंग का सेंटर था ये। भारत के इतिहास के साथ निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिर्सिदार राज्य का नामित राजस्वदाता। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। बेनियान और मिर्सिदार सही है। औरंग पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका संबंध 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनी के ऐसे गोदाम से था जहाँ माल बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था। अगली बार आपसे वन लाइनर में पूछेगा कि औरंग का संबंध निम्न में से किस समय से है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जाएं। बोल देगा कि प्राचीन भारत से है, मध्यकालीन भारत से है, आधुनिक भारत से है, यही पूछ लेगा आपसे कौन से इतिहास से है भाई। बाकी बेनियान या बानिया या बनिया शब्द संस्कृत के वनीज से लिया गया है, जिसका अर्थ व्यापारी होता है। आज भी हम लोग बनिया शब्द यूज कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष और अखिल भारतीय उदार संघ, अखिल भारतीय लिबरल फाउंडेशन बना था। कब बना था, तो 1919 एक्ट के बाद से बना था। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, केसी नियोगी जी संविधान सभा के सदस्य थे या कुछ और थे, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या फिर किसी और चीज़ से, फाइनेंशियल कमीशन, किससे जुड़े हुए थे। केसी नियोगी का नाम कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे। वहीं केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य बंगाल से थे। साथ साथ 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी केसी नियोगी थे। यही वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया। पीसी जोशी वर्ष 1935 से भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने थे, पीसी जोशी। अगला सवाल, 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है, इसका गांधी जी ने नाम बदल दिया। 1920 में उसका नाम रख दिया स्वराज सभा। निम्न से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट, कल ही मैंने समझाया था। 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का इसमें प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी सही हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही हो जाएगा। प्राच्यविद व आंग्लविद विवाद, जिसमें पूरब और पश्चिम का विवाद था कि पूरब और पश्चिम का विवाद चल रहा था, तो ये भी सही हो जाएगा। इन तीनों विवादों के पश्चात भारत में एजुकेशन का स्थापना हुआ, पश्चिमी एजुकेशन का। इसके अलावा आपको वुड डिस्पैच दे देगा, रेले कमीशन दे देगा, कितने सारे कमीशन और अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा उन सभी को। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन गठित की गई। इस कमेटी को 1813 के एक्ट के अंतर्गत शिक्षा के निर्मादित 1 लाख के आवंटन को दायित्व दिया गया कि 1 लाख रुपये आप खर्चा करोगे भारत भर में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है, निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, 1875 में की है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कब लिखा है, तो उन्होंने लिखा है 1858-59 में। सिविल सेवा के परीक्षा में प्रथम भारतीय 1863। आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई। आनंद मठ का लेखन 1882 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था, जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह की बात की थी। अगला सवाल है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली के समय में स्थापित हुआ था। क्या कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791 में स्थापित किया गया था।
कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित किया गया था कलकत्ता मदरसा। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था, अतः केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। आर्थर वेलेजली अलग है, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर अलग है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज कौन कौन से थे? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा था, एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा में आपको हूबहू यही लाइन मिल जाएगा। कपास, रेशम, सोरा और अफीम। क्या पूछा है? बंगाल से निर्यातित, भारत से नहीं पूछा है, बंगाल से निर्यातित। चीनी क्यों निर्यातित होगा भाई? अफीम भी बाद में हुआ है, तिलहन नहीं था। अफीम हो भी सकता है तो तिलहन नहीं होगा। कपास, रेशम, सोरा और अफीम ये वो पदार्थ हैं जो प्रमुख मात्रा में बंगाल से आयातित की जाती थी, उनके द्वारा निर्यातित की जाती थी, आयात नहीं निर्यातित की जाती थी। अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सहायक संधि के बारे में पूछा गया है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सही है भाई, यही तो था। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही। वेलेजली जिस समय भारत आया उस समय नेपोलियन ने यूरोप में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। 1813 के एक्ट में जो आपको दिखता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिपत्य ख़त्म किया गया था, उसमें भी कहीं न कहीं नेपोलियन का दबाव शामिल था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नियत आय का प्रबंधन नहीं था इसका मुख्य उद्देश्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना इसका परम उद्देश्य था। 1798 से 1805 तक भारत में देशी राज्यों के संबंध में किया गया उसका प्रयोग था, जिसको कहा गया सहायक संधि नाम दिया गया था, जिसको सहायक संधि नाम दिया गया था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित था। अगला सवाल है वुड डिस्पैच के बारे में, जो 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। 69 बीपीएससी पीटी में वुड डिस्पैच पूछा गया था। 69 का पेपर जरा देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, मतलब बचपन से ही इंग्लिश शिक्षा दो, ऐसा कहा गया कि वुड डिस्पैच के द्वारा। नहीं, अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कहा, आजकल के भारतीय माँ बाप ऐसा कहते हैं कि बचपन से इंग्लिश में शिक्षा दो। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा को अगर आप काट देंगे तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दो, ये वुड डिस्पैच में था। सेकेंडरी एजुकेशन किस में दो? तो मातृभाषा प्लस इंग्लिश, और हायर एजुकेशन जो हो ये केवल इंग्लिश में दो, ये बताया गया था वुड डिस्पैच के द्वारा। आज हम क्या बोलते हैं कि प्राथमिक एजुकेशन भी इंग्लिश में दो, घर में भी इंग्लिश में बात करो ताकि इंग्लिश सीखे वो, है ना, समाज में रहना है उसको। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला यहाँ पर सही है। अगला सवाल है कि किसके बारे में ये चीज़ लाइन कहा गया, ये सवाल है। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, कौन है ये दोनों? इटली के क्रांतिकारी हैं। शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन है ये? तो ये हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है, वो यहाँ पर रहे थे। वो सारे काम इन्होंने किए। मैजनी और गैरिबाल्डी जो है ये इटली के क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, इसीलिए लाला लाजपत राय जो थे ये गरम दल से संबंध रखते थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड, डेब्ड टू इंडिया, यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। अगला सवाल देखिए क्या है। राधाकांत देव, गुजुल लक्ष्मी नरसु चेट्टी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राधाकांत देव के सामने लिखा हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजरू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन से सही सुमेलित हैं? पहला और तीसरा तो सही सुमेलित है। गुजलू नरसू चेट्टी जी का संबंध, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1849 में की थी। मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में इनका नाम नहीं आता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में कांग्रेस के ठीक पहले हुई थी, बाद में कांग्रेस में इसको विलय कर दिया गया। M.B. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी पीटी में अगली बार पूछ सकता है आपसे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। अगला सवाल है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत की फूट आपने पढ़ा है। सूरत की फूट, कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल में स्पष्ट विभाजन हो जाता है। तो क्या था इसका विभाजन का मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण था बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव था। चरमपंथी मानते थे कि नरमपंथी लोग जो है ना, ये अंग्रेजों को अपना माई बाप मानते हैं और उनसे सही से डील नहीं करते हैं। यही मुख्य कारण था और इसी कारण सूरत में विभाजन हो गया था। नरमपंथी अपने मांगों को मनवाने के लिए विचार विमर्श करके सरकार के साथ छोटे मोटे मुद्दों पर निपटाने की नीति में विश्वास करते थे। वहीं चरमपंथी आंदोलन, हड़ताल और बहिष्कार में विश्वास करते थे। चरमपंथियों का अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के इस नरम व्यवहार से खुश नहीं थे। दोनों गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहता। सर्वहारा का मतलब गरीब तबका, सामान्य लोग, ठीक है। एक होते हाई क्लास, एक होते सामान्य लोग। इसने अल्पसंख्यक दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों से कोई भी कथन सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में बम्बई में हुई थी, जहाँ पर आपको आचार्य नरेंद्र देव आपको अध्यक्ष दिखेंगे और जेपी उसके सचिव दिखेंगे। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करते हुए इनकी उपलब्धियों को सुदृढ़ करना था। यह साम्यवादियों से इस मामले में अलग था कि यह कांग्रेस के भीतर रहकर लोकतांत्रिक समाजवादी अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। वहीं साम्यवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भूमि के पुनर्वितरण, कष्टकार मजदूरों के ऋण की माफी, सार्वजनिक सुविधा और मुख्य उद्योग के समाजीकरण आदि पर बल देती थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों गलत है। यहाँ पर साम्यवादी को आपने सोशलिस्टों से कंफ्यूज कर लिया। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये गलत हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई थी और सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय अध्यक्षा कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, महान राष्ट्रनेत्री। इनका प्रथम कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई थी, जिस पर लंदन टाइम्स में प्रशंसा युक्त समीक्षाएं भी लिखी गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी अपने समय के प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे। अगला सवाल है, और इन्होंने फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग के साथ मिलकर बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना 1885 में किया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ये भी बीपीएससी में पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुई। स्थापना के समय यह राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस सम्मेलन में महादेव गोविंद रानडे व आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया। परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु प्रयोग किया जाए, सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से आंदोलन चलाए जाए। इसीलिए इसकी स्थापना रनाडे, जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रानडे और आर रघुनाथ राव के द्वारा अलग से किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न से किन दलों की स्थापना ब्लर था ये, भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी।
तो दूसरा तीसरा हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ द इंडिया की स्थापना 1947 महाराष्ट्र में की गई थी। अंबेडकर ने इसकी स्थापना नहीं की थी, जयंत प्रभाकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया है। अंबेडकर जी ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में अंबेडकर जी ने बम्बई बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1927 में उन्होंने मराठों में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ बनाया उन्होंने। मजदूर वर्ग के हितों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया उन्होंने। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अंतोगता उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा करके बौद्ध धर्म अपना लिया था डॉक्टर अंबेडकर ने 1955 में, आई थिंक, मरने से पहले। सन 1893 में सर विलियम बेडरबर्न और WS कॉन और किन उद्देश्यों से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी। भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन में आंदोलन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर यूपीएससी PYQ में जितने भी अवेलेबल थे सवाल, और हिस्ट्री को लेकर जितने सवाल अवेलेबल थे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको वीडियो बनाकर। पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपको भी अपना काम करना चाहिए। पढ़िएगा अच्छे से। वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।